अगर आप भी जमीन का रसीद नहीं कटा रहे हैं या आपका जमीन का जो रसीद है वो नहीं कट रहा है तो ये नियम और कानून को आप जरूर जान लीजिए। यानी ये नियम और कानून जो है, यानी अगर आप जान लिए तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप ज़मीन का रसीद नहीं कटाएंगे तो क्या होगा, ये अभी अगर आप नहीं जान रहे हैं तो ये आपको समझना बेहद ज़रूरी है। और इसके लिए जो नए नियम है, नए कानून है, अब क्या कह रहा है वर्तमान में, अगर ज़मीन का रसीद, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज़मीन को खरीदते हैं तो उनके पास ज़मीन का केवाला है ना, अब या कह सकते हैं ज़मीन की रजिस्ट्री है, सब एक ही बात है, ज़मीन का बैनामा है। अब इन सभी के आधार पर वो ज़मीन का रसीद कटा रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका ज़मीन का रसीद यानी सरकार को वो लगान नहीं दे पा रहे हैं। उनके लिए जो है अब क्या होने वाला है, वो क्या करेंगे, ये जरूर जान लीजिए। अब देखिए सवाल है, आपका भी ऐसा सवाल हो सकता है, आपको क्या करना, कोई भी समस्या, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में जाना, अपना समस्या जो है लिखना है, और समस्या लिखेंगे, जो आपका सवाल होगा हम इसी तरीके से आपके सवाल को लाएंगे, आपको बताएंगे कि आखिर क्या करना है और कैसे करना है। आप देखें यहाँ पर करेंगे, सर मेरे ज़मीन का रसीद 12-13 साल तक नहीं कटा, अब रसीद कटाने गए तो वो जो ज़मीन सरकार के पास चला गया, तो क्या सरकार से अपने ज़मीन वापस कैसे लें, प्लीज़ देखें। हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि 12 साल 13 साल नहीं कटाने से जो है ये सरकार के पास ज़मीन नहीं चला जाएगा, यानी सरकारी ज़मीन नहीं होगा, यानी इसके लिए समय सीमा अधिक है। तो पहले क्या होता था, पहले के समय में और अभी के समय में, पहले के समय में क्या होता था कि आप अगर आज की बात कर रहे हैं तो 12-13 साल में ऐसा नहीं होगा, यानी आपका वो ड्यू रहेगा, लेकिन आपको जमा करना चाहिए। पहले के समय में अगर आप ज़मीन का जो है लगान नहीं देते थे सरकार को, तो ज़मीन की यहाँ पर नीलामी होती थी। यानी ये अंग्रेज़ों के समय ये जो नियम और कानून आपको देखने को मिलता था कि लगान अगर जमा नहीं किए तो ज़मीन चला गया हाथ से, ज़मीन की हो गई नीलामी। तो नीलामी का कानून जो है अब आपको अभी फ़िलहाल यहाँ पर अगर ऐसा करेंगे तुरंत नहीं देखने को मिलेगा। ज़मीन आपका जाएगा, अगर आप कभी अपने प्रॉपर्टी का जो है एक तरह से राजस्व नहीं देंगे, कभी अपने प्रॉपर्टी का जो है अगर रसीद नहीं कटाएंगे तो फिर ये ज़मीन जो है आपके हाथों से जा सकता है। अब समस्या ये है कि आखिरकार ऐसे सिचुएशन में करना क्या होगा। ये बड़ी देखें समस्या तो यही है कि आखिरकार ये ऐसा हुआ, मान लेते हैं ये कह रहे हैं ऐसा हुआ, तो वो ज़मीन सरकार के पास चला गया, तो सरकार से अपना ज़मीन वापस प्राप्त करने के लिए देखें सरकार से आप कैसे मांगेंगे, और उसके लिए एक ही विकल्प है, कोर्ट में जो है ना आप अपना स्वीकार करेंगे हमारी ज़मीन है, हमारे पूर्वज की ज़मीन है, हमसे गलती हुई और ये जो है हम जमा करने को तैयार हैं। सरकार ने 12 से 13 साल में हमारी ज़मीन को जो है एक तरह से नीलाम कर लिया, अपने पास ले लिया। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट का आदेश आपके पक्ष में होगा, आपकी संपत्ति है, आप जो सरकार का टैक्स है वो भरेंगे, सरकार के द्वारा जो भी एक तरह से आप जो रसीद नहीं कटाए हैं उसको कटाएंगे। अगर आपके पास ज़मीन के कागजात हैं, आपके पास ज़मीन के डॉक्यूमेंट है, वो ज़मीन आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। यानी सरकार को भी अगर लेना होगा कभी ज़मीन ना, तो सरकार के लिए भी जो है देश में भूमि अधिग्रहण कानून है, यानी कोई भी जो ज़मीन है ना अगर सरकार लेगी तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, सरकार को ज़मीन जो है एक तरह से नीलाम करने के लिए, अधिग्रहण करने के लिए ज़मीन के का जो कीमत है उससे कई गुना पैसा जो है सरकार को भरना पड़ता है, ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर पैसे से जो पैसा दे रहा सरकार के द्वारा, अगर उस पैसे से आप संतुष्ट नहीं है ना, तो फिर भी आप कोर्ट में जाकर दावा कर सकते हैं और सरकार से अपने ज़मीन की अधिक कीमत की मांग कर सकते हैं। अब अगला जो सवाल है, सर मेरे पिताजी और राजस्व विभाग के बीच में ज़मीन का मामला था, उसका फैसला भी मेरे पिताजी के पक्ष में हुआ और उसी जो भूमि थी वह ग्राम दनी जो है यहाँ पर हो गया, सन 1963 का मामला है।
फैसले की कॉपी और कब्जा भी हमारे पास है, तो क्या यहाँ पर करें, सलाह दें। ठीक है, तो देखें एक तरह से जो आपके पिताजी हैं, पिताजी और यहाँ पर जो विवाद जिसके बीच में हुआ है वो है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग के बीच में ये जमीन का विवाद हुआ, जमीन विवाद का मामला है। अब यहाँ पर जो है उसी जो भूमि थी वह ग्राम यहाँ पर धनी हो गया, सन 1963 का मामला है। बहुत पुराना देखें मामला है, और उस समय जो भी हुआ उसको अगर कोई भी अगर आधार है उसका ना, तो आज के तौर पे वो साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है कि फैसले की कॉपी और कब्जा भी हमारे पास है। तो देखें यहाँ पर क्या है कि एक तो सबसे बड़ी बात है जमीन का कब्जा, और वर्तमान में यहाँ पर वर्तमान में जो एक तरह से कागजात होने चाहिए, जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वर्तमान में जो ऑनलाइन रसीद होना चाहिए, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। अब कब्जा है और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ उसी साक्ष्य को लेकर जो जजमेंट हुआ, जो फैसला हुआ राजस्व विभाग के बीच में, उसी को लेकर चल रहे हैं। तो ये भी सही नहीं है कि इसलिए आज का मामला नहीं, बहुत पहले का मामला था। और आज अभी आपको क्या करना, जो भी सरकार का नियम आता है, जो सरकार का कानून आता है ना, उसके हिसाब से अपडेट होना चाहिए। कल को ये सारा कुछ मान लेते हैं, आपके राज्य में सारा एक रजिस्टर होता था, रजिस्टर में मेंशन होता था, यहाँ पर आप जाते थे ना, राजस्व भी यहाँ पर लिखाया जाता था। यानी जो आपका जमीन का आप जो भी कर देते थे, जमीन का जो आप रसीद कटाते थे ना, तो वो रजिस्टर पर मेंशन हो जाता था, आपको एक स्लिप दे दिया गया। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। आज लगभग राज्य में आपको ये क्या होगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्या करते हैं, आपका कहीं पर या जो खाता है उससे आप देख लेते हैं कि आपको कितना राजस्व देना है, कितना राजस्व देना है। या बहुत सारे राज्य में जमीन का जो है जमाबंदी नंबर दे दिया जाता है, और जमाबंदी नंबर से देखा जाता है कि कितना राजस्व देना है। तो ये जैसे जैसे सरकार का जो नियम कानून आएगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो वर्तमान में जो है आप साक्ष्य के तौर पर अगर मान लेते हैं आपके पास दस्तावेज नहीं होंगे, तो आप साक्ष्य के तौर पर वो दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं, और उसके आधार पर आप कानूनी तौर पर दावा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, ब्रदर और मेरे फादर ने 20 साल पहले जो है एक जमीन लिए थे, सिर्फ स्टाम्प पर, और लिख लिए थे कि यहाँ पर तहसील ने यहाँ पर जो है चढ़ा लिया। तो मेरे फादर अब नहीं है, और जिससे लिए थे वो भी नहीं है, पर अब जिससे लिए थे उसके यहाँ पर लड़के जो है कह रहे हैं कि इतना पैसा दो और यहाँ पर जो है लिखा लो। अब क्या करें, तो देखें कि 20 साल पहले जो जमीन लिए थे सिर्फ स्टाम्प पर लिखा हुआ था, तहसील में यहाँ पर चढ़ा लिए थे। मेरे फादर अब नहीं है, और जिससे जमीन लिए थे वो भी नहीं है, पर अब जिससे लिए थे वो उनके लड़के यहाँ पर कह रहे हैं कि इतना पैसा दो। तो देखें सबसे बड़ी बात है ना कि आपने जमीन क्या किया, स्टाम्प पर लिखा लिया, स्टाम्प पर लिखा लिया। ठीक है, अब ये कब लिखाया, 20 साल पहले, 20 साल पहले। तो आखिर देखें 20 साल पहले हुआ क्या, ये जमीन है, और इस जमीन, ये जमीन है, और इस जमीन का जो है यहाँ पर एक स्टाम्प पेपर मान लेते हैं 100 रुपया का हो, इस पर मेंशन कर दिया गया कि ये जमीन हम इनको इतना कीमत में दे रहे हैं। जिस एक तरह से समझ सकते हैं एक नॉर्मल एग्रीमेंट का वे हो गया ये। और इस पर क्या हुआ, वो जमीन लिखा गया यहाँ पर, उसके यहाँ पर जो है उसका पैसा दे दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो है ये 100 साल की बात है, 100 साल के बाद जो हुआ वो उसको भी आप जरूर जान लीजिए, नहीं कि ये जो है, तो यहाँ पर आखिरकार ये 20 साल बाद जो है, 20 साल बाद जो है एक इसका दावा कर रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, और जो है एक तरह से ये कागजात आपको फिर से लिखाना पड़ेगा और फिर से पैसा देना पड़ेगा। अब है कि इन्होंने कहा कि एक सबसे बड़ी बात है कि तहसील में चढ़ा लिया है अपना नाम यहाँ पर, ठीक है, तहसील में भी चढ़ा लिया। तो देखें एक होता है ना इसको, अगर कि आपने क्या किया कि अगर आप इसका रसीद जमीन का कटा रहे हैं, ठीक है, और आपके पास कागजात के तौर पर सिर्फ स्टाम्प है, और ये भी एक तरह से मौखिक तौर पर लिखा हुआ है, तो
तो आप जो है कभी भी केस को नहीं जीत सकते हैं, केस नहीं जीत सकते। इस बात को आप समझ लिए कि आप जो है, आपकी ये सबसे बड़ी गलती है। लेकिन सबसे बड़ा यहां पर है कि ये तो हो गया साक्ष्य का आधार। अब यहां पर जो है ये मामला जब कोर्ट में जाता है, ये हो गया साक्ष्य, डायरेक्ट कहेगा कागजात नहीं है तो केस कहां से जीतेंगे। लेकिन ये जो जमीन का टुकड़ा है इस पर वर्तमान में आपका कब्जा बरकरार है। आप ये कहेंगे कि हमारे जो एक तरह से पिता थे उनको जानकारी के अभाव के चलते इन्होंने ऐसा किया, स्टाम्प पर जमीन लिखने के बाद जमीन का दाखिल खारिज करा लिया, और आज जो है विक्रेता जमीन का दावा कर रहा है मेरे पास ये साक्ष्य है, मेरे पास ये कागजात है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं जमीन की खरीद बिक्री हुई है। खरीद बिक्री, अब देखें कोर्ट अगर आदेश ये दे दे जो विक्रेता है कि आप जो है यहाँ पर उनको जमीन को लिख दीजिए, अगर उस समय ऐसा नहीं हुआ है तो अगर कोर्ट का ये आदेश हो गया तो ऐसे सिचुएशन में जमीन जो है आपको लिखा जाएगा। तो ये जो कागजात तैयार हुआ ये साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये है पूरा प्रक्रिया जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर इसको फॉलो करेंगे तभी जमीन को आप प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी बात है कि जमीन का अगर आप मान लेते हैं लगान जो है चढ़ा लिया, मतलब रसीद आप कटा रहे हैं, जमीन का राजस्व दे रहे हैं, वैसे सिचुएशन में जमीन आप अगर बेच सकते हैं तो आप जो है घर के किसी सदस्य के नाम से वो जमीन जो है भी लिख सकते हैं। उसमें क्या होगा कि एक और सेल डीड तैयार हो गया। देखें ये क्या होता है कि आपका नाम चढ़ा हुआ था, आपने जमीन बेच दिया। अब जो है यहाँ मामला हो जाएगा क्या कि जो जमीन बेचा था विक्रेता, आपके किसी के पास सेल डीड आ गया। अब जो जमीन विक्रेता बेचा था वो दावा करेगा, सेल डीड को कैंसिलेशन करने के लिए जाएगा तो प्रोसेस में जाना पड़ेगा, उसको भी खर्च लगेगा। बाद में उसके पक्ष में फैसला होगा या नहीं होगा वो भी एक तरह से डिपेंड करता है कि किस प्रकार से वो अपना साक्ष्य पेश करता है और आप अपना साक्ष्य किस आधार पर पेश करते हैं, और उसके बाद ही उसका निष्कर्ष निकलेगा। अब देखें 5 पीढ़ी पहले जो है भाई यहाँ पर बंद ने 90 साल बाद आधा हिस्सा मांगने का केस किया है, जबकि जमीन मेरे पिताजी के नाम है। देखें जमीन अगर आपके पिता के नाम है, अब 90 साल बाद अगर कोई मांग रहा है, जो व्यक्ति मांग रहा है 90 साल बाद, अब वो कौन है? अब सबसे पहले यहाँ पर भी समझना बेहद जरूरी है, आपके पिता के नाम जमीन कैसे है। क्या कोई ऐसा पहले का ज्वाइंट जमीन था जो कि हुआ बाद में आपके पिता के नाम हो गया, परिवार के एक सदस्य के नाम हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में मान लेते हैं, आप सोच सकते हैं कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब ये बड़ा सा ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, इसमें पहले एक तरह से यहाँ पर दादा का नाम है या परदादा का नाम है, लेकिन बाद में एक समय के बाद जो है इनके जबकि 4-5 बच्चे थे फिर भी एक का नाम दर्ज हो गया, जो पिता हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, मेरे पिताजी के नाम हो गया है। तो क्यों ना जो है एक तरह से ये बाकी लोग जो है ना कैसे नहीं दावा करेंगे इनके ऊपर, जो एक पिता है उनके ऊपर तो दावा कर सकते हैं। लेकिन हम इसलिए आपको बताए कि आपने वो सिचुएशन नहीं बताया कि आखिरकार ये हुआ कैसे, किस आधार पर दावा किया जा रहा है। देखें एक होता है कि 90 साल बाद, साल कितना भी हो, हिस्सेदार के लिए साल का कोई मतलब नहीं होता। हिस्सेदार का जो शेयर है उसमें साल का कोई मतलब नहीं है। आप एक तरह से देखा जाए तो कितने भी साल क्यों ना हो जाए, ठीक है, लेकिन हिस्सेदार का जो कानूनी अधिकार है वो अधिकार आपको देना पड़ेगा। अगला जो सवाल है ये करेंगे, मेरे दादा को जमीन राजा ने दी थी और उस पे दादा के जो है नाम यहाँ पर जो है पता था, उस पे काफी प्लॉट जो है यहाँ पर रजिस्ट्री और नामांतरण भी हुआ था, जिसको यहाँ पर बेचा था, लेकिन अभी एक प्लॉट के लिए नामांतरण के लिए वो मना कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें पटवारी की कोई रूल चेंज हुआ है, इससे कुछ है क्या? देखें अगर जो कागजात हैं, ठीक है, अब यहाँ पर जो कागजात आपके हैं और जिस कागजात का आप नामांतरण कराना चाहते हैं तो उसमें जो जमीन दर्ज है
जो जमीन यहाँ पर दर्ज है उस पर आपका दखल है कि नहीं है। जो जमीन दर्ज है उसमें वर्तमान जो है वर्तमान में उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। तो आप इन्फॉर्मेशन कानूनी तरीके से आप जो है निकाल सकते हैं, यानी आपके जो पटवारी है उनके पास जो है आप इन्फॉर्मेशन के लिए आवेदन दे सकते हैं। इससे होता है कि आप जमीन का, लैंड का, जो भी आप प्लॉट का इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आखिर ये जो नामांतरण के लिए रोका जा रहा है, किस वजह से रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है, प्लॉट की स्थिति क्या है, वो सारा एक आवेदन से इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद जो है आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। और उसके बाद जब तक उसको देखेंगे नहीं, उसके सिचुएशन को, कोई नियम में बदलाव नहीं हुआ है। बस यही है। आप सरकार के द्वारा जो अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत सारे नियम कानून लगाए जाते हैं कि कभी जमीन का अगर दखल है तभी म्यूटेशन होगा, तभी नामांतरण होगा। तो ये एक तरह से जमीन का प्रॉपर कागजात है, डॉक्यूमेंट है, तभी ऐसा संभव है। तो वो आपको देखना होगा। अगला जो सवाल है, टाइटल सूट केस कर दिया है लेकिन हम घर बना लिए हैं और रोड किनारे, तो क्या घर टूट जाएगा? देखें, हम आपको बता दें ये कि कोई भी व्यक्ति जो है ना, अगर जो टाइटल सूट की बात है, टाइटल सूट कर दे या कुछ भी कर दे, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है वो टाइटल सूट कर दे या कुछ भी कर दे। देखें, टाइटल सूट कोई भी जो करता है अपनी दावेदारी के लिए करता है। अब रही बात कि टाइटल सूट केस कर दिया है लेकिन हम घर बना लिए हैं, तो देखें, आप जो जमीन है, कोई भी जमीन हो, अगर आप उस पर मकान बना लिए हैं और मकान बनाकर जो है आप क्या करते हैं, रहते हैं, वैसे सिचुएशन में क्या है कि जो कंडीशन है वो जानना बेहद जरूरी है। कि एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मकान बनाने टाइम ही आपको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। मकान जिस समय एक तरह से बनाया जा रहा है उसी समय आपको रोकना चाहिए। अगर जिस समय मान लेते हैं मकान आप बन गया, उस समय भी है कि आप स्टे लगवा सकते हैं उस पर जो है, यानी 144 का जो है आप केस फाइल कर सकते हैं। तो ये हो गया कि एक स्टे आप लगवा दिए, रोक लगवा दिए, जो कि वर्तमान में अब यहाँ पर जो है नई धारा के साथ आपको देखने को मिलता है। अब ये करवाने के बाद क्या होगा कि आप रोक अगर लगा देंगे सबसे पहले, तो वो मकान नहीं बनाएगा। आगे आप जाकर जो है यानी उसके ऊपर केस फाइल टाइटल करना, आप टाइटल का दावा कर सकते हैं। लेकिन टाइटल जो है कर लिया कोई, अब यहाँ पर घर आप बना चुके हैं, फिलहाल घर में रहिए, अपना पक्ष रखने का प्रयास करिए। कोर्ट में जब आपके पक्ष को सुना जाएगा तो देखा जाएगा कि देखें, आखिरकार आप मान लेते कोई किसी की जमीन है, पूरी जमीन को आप कवर कर लेंगे, ठीक है, पूरा एरिया कवर कर लेंगे, तो फिर आपका मकान बनाया भी दिया जा सकता है ना। हिस्सेदार का जमीन जो है आप सही तरीके से नहीं देंगे, तो आप आगे हैं, फ्रंट हैं, तो आपको मान लेते हैं आप आगे ले रहे हैं, ठीक है, सहमति है, उस समय आप कहेंगे सहमति, तो उनको एक प्रॉपर रास्ता मिलना चाहिए पीछे के लिए। दूसरी बात जो है, ये प्रॉपर रास्ता आपको देना पड़ेगा, ठीक है, और साथ में फिर पीछे का एरिया आप उनको दे रहे हैं। तो ये जो है ना, यहाँ पर आपको किसी भी हालत में करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय होगा कि दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी आप आगे अगर एक तरह से फ्रंट में हैं तो फ्रंट में हाफ आपका होगा और हाफ उनका होगा। आगे जो यहाँ पर सवाल है, सर मेरे डैडी और उसका भाई है, ये 2 भाई हैं, और मेरे चाचा हैं और अपने हिस्से की सारी ज़मीन बेच दी, ठीक है, अपने हिस्से की सारी ज़मीन उन्होंने क्या की, यहाँ पर बेच दी। अब उसके बाद जब मेरे एक तरह से डैडी आउट ऑफ स्टेशन थे, तो मेरे चाचा ने और मेरे डैडी के नाम की प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी, यानी 24 यानी जून 2025 को। और यहाँ पर पता लगा कि बाद में यहाँ पर डैडी ने आपत्ति लगा दी, बट उस आदमी के पास हमारे प्रॉपर्टी का यहाँ पर बैनामा है, एंड जब हमें उस प्रॉपर्टी के पे जो है यहाँ पर काम लगवा के कब्जा करना चाहते हैं, तो वो धमकी दे रहा है कि पुलिस ऑफिसर को भेजकर काम रुकवाने को कहता है, और वो बिना किसी वारंट के पुलिस हमें बुलाती है।
फिर जो है काम रोकने के लिए एक तरह से प्रेशर डालती है। सर अगर आपसे कुछ जो हो सके कोई सलाह दीजिए जो है यहाँ पर कि थोड़ी हेल्प कीजिए प्लीज। तो देखें यहाँ पर क्या होगा कि कुछ भी हुआ हो, सबसे पहले जिस जमीन की आप मान लेते हैं बात कर रहे हैं, ठीक है, आज अभी का समय का मामला है, ठीक है, आपका जो है ना काम रोक देगा, काम अगर मान लेते हैं रोक दिया गया या रोकने को कहा जा रहा है, एक दो आपको काम जो है फिलहाल नहीं रोकना चाहिए, प्रयास करना चाहिए जहां तक हो। अगर मान लेते पुलिस के द्वारा रोका भी गया, ठीक है, तो अब आपको क्या करना, सबसे पहले जमीन, जो ये जमीन आप देख रहे हैं, जमीन का क्या हुआ, जमीन का केवाला हो गया, ठीक है, जमीन का केवाला हो गया। अब इसको करना है क्या, कैंसल करेगा कौन, सिविल कोर्ट। किस आधार पर करेगा, तो भाई ने दूसरे भाई का हिस्सा को बेच दिया। अरे पूरा प्लॉट है ना ये, ठीक है, हिस्सा हो चाहे नहीं हो, एक भाई उसका आधा यानी 50% आधा ही बेच सकता है, ठीक है, आधा, और आधा जो बेचना है तो वो दूसरे भाई का हिस्सा आप बेचेंगे, पूरा कैसे बेच देंगे, अकेले नहीं बेच सकते, ठीक है। आपने ऐसा कर दिया तो वो रजिस्ट्री क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी वो रजिस्ट्री मान्य नहीं, बाद में कभी भी उस पर जो है अड़चन आ सकता है, कभी भी, पूरी आप प्लॉट को अगर बेच रहे हैं तो कभी भी उस पर जो है अड़चन आ सकता है, इस बात को समझ लें। तो इसीलिए ऐसा कोई मान लेते हैं हिस्सेदार करता है ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी जमीन आपको वापस मिलना तय है, किसी भी हालत में आपको ये जमीन वापस जरूर मिलेगा। आगे है कि हेलो सर, मेरे बड़े भाई ने अपने नाम से पूरा घर लिखा लिया, अब वो मुझे नहीं दे रहे हैं, मुझे पता भी नहीं चला, 2007 से अपने नाम से लिखा लिया, हम लोग एक साथ जो है सऊदी में काम करते थे, अब यहाँ पर वहाँ से जो है पैसा भेजे, फिर घर बना, अब वो बोलता है कि सब मेरे पैसा लगा है, क्या करना चाहिए, आपसे यहाँ पर बात करना। बिल्कुल देखें, हम आपको बता दें कि आप अगर मान लेते हैं वहाँ से पैसा भेजे होंगे, पैसा अगर एक तरह से भेजा गया होगा तो उसका साक्ष्य आपने कितना भेजा, कोई भी साक्ष्य जो है कैश नहीं होना चाहिए, आप जो भी है ऑनलाइन आपने भेजा। अब ऑनलाइन आपने भेजा है तो जो व्यक्ति सामने वाला है वो आपको रिटर्न तो दिया नहीं, रिटर्न देने का भी कैश का कोई नियम नहीं है, अगर कोई रिटर्न करेगा, ठीक है, आपने दिया, आपको किस आधार पर आप पैसा भेजा गया है, अब वो बताएंगे हम रिटर्न कर दिए। एक बात होता है कि रिटर्न कर दिए तो कैसे कर दिए, कैश कर दिए, कहाँ से निकाले थे उतना कैश, देखें साबित हर बात किया जा सकता है। अब हम मान लेते हैं कि आप जो है एक यहाँ पर ये अकाउंट है, इस अकाउंट में अगर आपने 5 लाख रुपये भेजे बाई चांस, या कह सकते हैं आपने 2 लाख रुपये भेजे, अब ये जो है ना आप यहाँ पर ये 2 लाख दोबारा आपको जो भेजा गया तो इसका साक्ष्य कहाँ से मिलेगा, ठीक है। आप कहेंगे, बहुत सारे लोग क्या कहेंगे कि 2 लाख आपने साक्ष्य दे दिया गया, अपने अकाउंट में भेजा अपने भाई को, लेकिन भाई आप पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने कैश पेमेंट कर दिया है, तो ये कैश कब किया, सबसे बड़ा सवाल है ना, कब किया, उसके बाद यहां पर जो है कहां किया, सारा कुछ बता दिया गया, कब किए हैं, कहां किए हैं, पैसा कहां से निकाले थे, पैसा कहां से निकाले, ठीक है, ये अब यहां पर साक्ष्य देना होगा। अब कोई कहेगा कि नहीं पैसा हमको जो है ना दूसरा आदमी दिया था, एक आदमी है मेरा परिचित है, तो उसको तो लाना पड़ेगा कोर्ट में ना, वो भी बताएगा कि वो पैसा कहाँ से निकाला है, अगर वो पैसा दिया है तो वो बताएगा पैसा कहाँ से निकाला है, तो ये सारा साक्ष्य जो है देने के बाद ही किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष जो है वो निकलेगा। अब ये है कि ये कह रहे सर मेरे पापा का जो भाई का बेटा है बिना बंटवारा किए हुए मकान बना रहा है, उसको कैसे रोकें। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको रोकने के लिए, बंटवारा तो किया नहीं है तो आपको उस पर क्या करना, ऑब्जेक्शन लगाना है, ठीक है, ऑब्जेक्शन लगाना है। आप अपने अनुमंडल में जाएंगे, जो आपका अनुमंडल है, ठीक है, और अनुमंडल के ऑफिसर हैं एसडीएम,
उनको पावर है आपका जो ज़मीन है उस पर स्टे लगाने का। अब उस पर क्या करना है, यहाँ पर धारा जो है जिसको पहले आप 144 बोलते थे और अब जो है यहाँ पर नया में वो हो गया धारा 163। तो ये धारा 163 यानी उस पर जो है आपके ज़मीन पर लगा दिया जाएगा कि आप जो निर्माण करा रहे हैं उस पर सामने वाले को आपत्ति है, उस पर किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, उस पर शांति भंग होने की संभावना है, उस पर स्टे लगा दिया गया। जैसे ही वो क्या होगा, अच्छा ये जो है ना आपको जो करना पड़ेगा तो ये किसी वकील के माध्यम से आप करेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से जल्द यहाँ पर ये प्रक्रिया हो जाए। तो फिलहाल इस पर क्या हो गया, रोक लग गया। देखें तो ये टेम्प्रोरी वे में है, आपके पक्ष में इसका जजमेंट होगा। तो दूसरा बात आप ये कह सकते हैं कि ये जो बनाया जा रहा है ये बिना बंटवारा किए हुए बनाया जा रहा है। आप समझने को तैयार है तो ठीक है, नहीं समझेगा तो फिर आप आगे कानूनी प्रक्रिया में और आगे आप जाएंगे। मेरे दादा के नाम पर केवाला जमीन है और बड़ा भाई जो है बड़ा दादा ने पंचनामा बनाकर जो है आधा हिस्सा ले लिया है। उसके बाद जिसके कि मेरे दादा छोटे यहाँ पर भाई है और शेष जमीन जो है यहाँ पर वो विक्रय किए हैं और बड़े दादा का रजिस्ट्री पर नाम नहीं है, तो टाइटल सूट यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, कर सकते हैं, विकल्प है। लेकिन जो छोटा भाई जो देखना है, छोटा भाई के नाम से जमीन जो है कैसे हुआ ये देखना है। उनके पिता ने खरीदा, कब खरीदा, कैसे खरीदा, उस समय उनकी उम्र क्या थी, ये सभी चीजें को देखा जाएगा। और रही बात देखें कि अगर आपके पास जमीन का केवाला है और आप जो है एक तरह से पंचनामा पर, जिनके नाम से केवाला जो छोटा भाई हैं, पंचनामा पर उनका जो है एक तरह से उनका सिग्नेचर भी है, सपोर्ट भी किए हैं और उस आधार पर फिर वो दाखिल खारिज भी करा लिए या कुछ भी जो भी है, तो ऐसे सिचुएशन में उनके पास भी एक साक्ष्य मिलता है। लेकिन आपके पास जमीन का जो है एक तरह से केवाला है, रजिस्टर एक डॉक्यूमेंट है जिनका नाम दर्ज है, कानूनी तौर पर उस जमीन का मालिक वही कहलाएंगे जिनके पास जमीन का केवाला है। तो आप जो है टाइटल सूट में अगर आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। अब जिनका पक्ष मजबूत होगा, आपका पक्ष अगर सही तरीके से रखा जाएगा तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो ये है पूरा प्रक्रिया। अगला सवाल है, जीवित महिला अपने स्वार्जित संपत्ति में आधा एक लड़के को कोर्ट में जाकर जो है स्वेच्छा से देने की घोषणा की। अब जब वह दोनों बेटी के पास गई तो यहाँ पर जो है उल्ट रही और एक बेटी ने बंटवारा दायर किया कि ऐसे में क्या संपूर्ण जमीन का शेष या आधा जमीन का बंटवारा होगा। देखें, एक जो भी महिला है उनका जो स्वार्जित संपत्ति में जो है ना आधा एक लड़के जो है को कोर्ट में जाकर स्वेच्छा से देने की घोषणा कर दी। तो अब देखें, एक लड़का को अगर वो देना चाहती है ना, एक लड़का को आधा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये जमीन है और इस जमीन का आधा एक लड़का को चला गया। अब यहाँ पर अब जब वह दोनों बेटी के पास गई तो उलट रही है, ठीक है। एक बेटी ने बंटवारा दायर किया और ऐसे में संपूर्ण जमीन का से देखें, अब कोई मान लेते हैं बात से मुकर रहा है, तो क्या वो बात लिखित तौर पर था कोर्ट में, क्या वो बात लिखित तौर पर था, ऐसा स्पष्ट है कहीं कोर्ट के जजमेंट में या कोर्ट के आदेश में कि इनके द्वारा ये बात कही गई है। अगर नहीं है तो फिर किसी प्रकार का कोई दावा करना भी सही नहीं है। इस बात को आप समझ लें। आज जो है किसी के द्वारा दावा किया जा रहा है लेकिन कोई लिखित तौर पर इस महिला के द्वारा कहीं पर भी नहीं दिया गया। तो अगर ये लिखित तौर पर नहीं दिया गया तो ये दावा करना भी गलत साबित होगा, ये दावा करना भी सही साबित नहीं होगा। अब देखें,
अगला सवाल है, 3 भाइयों के बंटवारा में प्रत्येक को जो है प्रत्येक खेसरा में 1/3 हिस्सेदारी अनुसार बंटवारा जो है होकर अलग अलग जमाबंदी नंबर भी खुल गया है। एक भाई जो है पूरा 1 खेसरा अन्य 2 भाइयों के हिस्सा सहित बेच दिए। ठीक है, क्या अन्य दोनों भाइयों को उसका खेसरा का हिस्सा वापस मिल सकता? बिल्कुल। देखें, एक है कि हिस्सा किसी का नहीं बेच सकते हैं, है ना, शेयर है, हिस्सा नहीं बेचना है, ये कह रहा है, या बेच यहां पर बेचना है, बेच तो सकते ही हैं। तो हिस्सा अगर नहीं बेचना है और फिर भी आप कोई क्या किया, बेच दिया, तो कानूनी तरीके से वापस मिलेगा। जो चीज नहीं करना है वापस, और वो जो है यहां पर, ठीक है, जो चीज नहीं करना वो किया गया। इस बात को आप समझ लें कि हिस्सा नहीं बेचना लेकिन फिर भी बेच दिया गया तो वापस मिलेगा। अगला सवाल ये करे, वकील साहब मेरा भी कमेंट्स को कवर कीजिए, क्या करना है, कोई रास्ता बताइए, मेरा सब जमीन लूट लिया, मेरा पड़ोसी ही मेरे नाना को इलाज के बहाने ले जाकर कोर्ट साइड में वकील बुलाकर उससे अंगूठा का निशान ले लिया, हाथ पकड़ के, और वह जमीन अपने नाम भी करवा लिया, उसे पर अपना जो है खेती बाड़ी भी और घर भी बना लिया। क्या करें? अब 35 साल पहले तो क्या करेंगे? दावा ही करेंगे ना, दावा यहां पर करना होगा। अब ये है कि ये जाकर एक बेहतर वकील से संपर्क करेंगे। अब है कि आप कहेंगे, सबसे बड़ी बात देखें, ये कागजात है, इस कागजात पर एक वकील के माध्यम से क्या हुआ, अंगूठा का निशान लिया गया। क्या आपके नाना को लिखना आता था? नहीं आता था। अगर लिखना आता था तो कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे जहां पर उनका सिग्नेचर किया गया हो, दस्तखत किए होंगे, कोई ऐसा पुराना से पुराना इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है। या कोई नाना का कागजात होगा, सर्टिफिकेट होगा, डिग्री होगा, दावा करेंगे तो कुछ ना कुछ साक्ष्य तो देना होगा। अब है कि देखें, अंगूठा का निशान जो है ले लिया गया, अंगूठा का निशान जो है वो ले लिया गया, बुलाकर ले लिया गया, और उसी आधार पर ये प्रॉपर्टी को जो हड़पा गया है। क्या आपके नाना की वो अर्जित संपत्ति थी? ये भी है, नाना की अर्जित संपत्ति थी। सभी सिचुएशन, अब पैतृक संपत्ति अगर है तो उत्तराधिकारी का अधिकार होगा, नाना को वसीयत करने का अधिकार था या नहीं था। यानी अर्जित संपत्ति मतलब क्या, नाना कमाए या कमाकर जमीन खरीदे, कमाकर मकान खरीदे, ठीक है, कमाकर मकान बनाए, और लेकिन ऐसा था नहीं, उनको उनके जो है नाना के पिता दादा ही जमीन खरीदे थे, उन्हीं का जमीन है, ठीक है, जमीन का खतियान है, खाता खतौनी में इंफॉर्मेशन दर्ज है। तो वैसे सिचुएशन में उसका वसीयत करना सही है या गलत है, ये तो वो भी देखा हो जाएगा कि आखिर किस आधार पर जमीन को अपने नाम पर करवा लिया है। तो ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे साबित करेंगे, आप कितना स्ट्रांग है, आप कौन कौन से साक्ष्य जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी ये अंगूठे का निशान को गलत साबित करने के लिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको लाइक करना है और आपका जो भी सवाल है आप जाइए कमेंट में लिखते जाइए, अपना सवाल जो है वो पूछते जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।